आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 6 का पाठ 1 पढ़ेंगे, विज्ञान का अनूठा संसार। देखिए, इस सेशन से कक्षा 6 का सिलेबस बदल गया है और नई बुक्स आई हैं। उसमें पहला अध्याय है विज्ञान का अनूठा संसार, विज्ञान का अनोखा संसार। ये पाठ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ नंबर 1। पाठ का नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। इसका मतलब है विज्ञान का अनोखा संसार। इस पाठ में हम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और विज्ञान के अनोखे संसार के बारे में पढ़ेंगे, मतलब विज्ञान के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य हमेशा ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने के लिए उत्साहित रहता है, उत्सुक रहता है, बेचैन रहता है कि ये चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं, ये चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं, ये घटनाएं क्यों होती हैं, ये क्यों नहीं होती। इस तरह से हमेशा ही अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। देखिए, बचपन से ही आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और बचपन से ही अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में कुछ खोजते रहते हैं। कहीं पर भी खेलते खेलते कुछ मिल जाता है तो उसके बारे में प्रश्न पूछने लग जाते हैं, उसके बारे में जानकारी खोजने लग जाते हैं। तो इस तरह से नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए? विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए, मतलब प्राइमरी क्लासेज में, प्राइमरी कक्षा में पढ़ते हुए क्या आपने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं या कुछ पता लगाया है? अपने आसपास के परिवेश के बारे में कुछ पता लगाया है, और या अगर पता लगा है तो उसे खोजकर आपको बड़ी खुशी हुई है क्या? ऐसा कभी हुआ है? अगर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मध्य स्तर में भी देखिए, अब आप मध्य स्तर में हैं। 1 से 5वीं कक्षा तक प्रारंभिक स्तर होता है और 6ठी से 8वीं तक मध्य स्तर होता है और 9th से फिर 12th तक ये होता है उच्च स्तर। तो आप मध्य स्तर में हैं। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विषय को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। अब 6th से 8th क्लास तक भी हम अपने आसपास के इस सुंदर संसार के बारे में कुछ ना कुछ नया जानते रहेंगे और कुछ ना कुछ नया समझते रहेंगे। और ये नया जानना या नया खोजना, नया समझना, ये बड़ा रोचक होता है। तो इस जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है विज्ञान। देखिए, विज्ञान में नई नई खोजें होती हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है, उसको देखा परखा जाता है और फिर नई नई खोजें की जाती हैं। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में हम एंटर करते हैं क्योंकि इससे पहले आपने विज्ञान विषय नहीं सुना होगा। तो यहाँ से कक्षा 6 से आप पढ़ते हैं विज्ञान, जो कि एक नया विषय है आपके लिए। तो इस नए विषय में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है। अगर प्रश्न आ जाए विज्ञान क्या है तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। विज्ञान देखने मतलब कि अगर हमें कोई भी वस्तु नई मिलती है और हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है तो पहले हम उसे देखते हैं कि ये है क्या। फिर हम सोचते हैं और पूरा दिमाग लगा देते हैं कि ये क्या है और इससे क्या हो सकता है, इसका क्या किया जा सकता है। ये सब हम सोचते हैं और फिर हम समझते हैं। जब हम उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम समझ जाते हैं कि ये ऐसे हो सकता है या फिर ये वस्तु या ये चीज़ इस कार्य के लिए है। और फिर जब हम समझ जाते हैं तो फिर हम उस वस्तु का उपयोग करते हैं, उससे कार्य करते हैं, उसका उपयोग करके कुछ न कुछ कार्य करते हैं। तो इस तरह से विज्ञान देखने मतलब पहले वस्तु को हमने देखा है, फिर सोचा है, फिर उसके बारे में समझा है और फिर कार्य किया है। तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। ये एक मीडियम है जिससे कि इस तरह की नई नई वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं, नई नई चीज़ों का रहस्य खोल सकते हैं और विश्व के रहस्यों की परतें खोल सकते हैं। देखिए, विश्व में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जो कि
दैनिक जीवन में भी होती रहती हैं। तो विज्ञान एक ऐसा विषय है जो इन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है और इन वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी देता है। नई नई खोजें होती रहती हैं और नई नई खोजों से विश्व के रहस्यों की नई नई परतें खुलती रहती हैं। तो ये अगर विज्ञान की परिभाषा आ जाती है तो हम ये लिख सकते हैं, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, एक मीडियम है। देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिससे हमें विश्व के रहस्यों का पता चलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं। देखिए, जब भी कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए आपको क्लास में, कक्षा में कुछ प्रश्न पूछना है तो बड़ा साहस करके आप प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछना एक साहसिक कार्य होता है, रोमांचक और साहसिक कार्य है। सभी के बस की बात नहीं होती प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछते समय भी घबरा जाते हैं। प्रश्न पूछते समय अगर कोई भी बच्चा प्रश्न पूछता है तो वो पहले ही घबराहट महसूस करता है और बड़ा साहस करके तब प्रश्न पूछता है। तो जब भी प्रश्न पूछता है तो उसका कुछ ना कुछ जवाब मिलता है और फिर वो बड़ा रोमांचक होता है। तो प्रश्न पूछना एक रोमांचक और साहसिक कार्य की तरह है जब भी हम प्रश्न पूछते हैं। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं, और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं। प्रकृति के बारे में हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती है और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। जब किसी भी घटना को हम देखते हैं या हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं, किसी वस्तु के बारे में नहीं भी जानते हैं, उसके बारे में अगर हम प्रश्न पूछते हैं तो इसका मतलब हमारे दिमाग में कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता उत्पन्न हुई है। तो इससे हमें विभिन्न आयाम खोजने को मिलते हैं। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिज्ञासा जरूरी है। हमारे अंदर जानने की चाह होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। जिज्ञासा का मतलब इच्छा, नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा होनी चाहिए। इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है और इस पुस्तक का नाम है जिज्ञासा। जो नई पुस्तक आई है विज्ञान की, उसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना, नई नई खोजें करना, नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना। तो इसी जिज्ञासा से ही इस पुस्तक का नाम जिज्ञासा आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास की तिनके का हो या फिर बड़े से जंगल का, यह हमें सदा ही नित नई खोजों के लिए प्रेरित और उत्साहित करता रहता है। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ते हैं, चाहे रेत के छोटे छोटे कण हो या बड़े बड़े पहाड़ हो, बड़े बड़े पर्वत हो या एक घास का तिनका हो या फिर बहुत बड़ा जंगल हो, किसी के बारे में भी हम अगर अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और नई नई खोजें करने के लिए हम प्रेरित होते हैं और उत्साहित होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमें जानकारियाँ मिलती रहती हैं, हम और ज़्यादा नया खोजने के लिए उत्साहित होते रहते हैं। तो अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अगर अध्ययन करते रहेंगे तो फिर हम नई नई खोजें करने के लिए प्रेरित और उत्साहित होते रहेंगे। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? देखिए, रात को तारे चमकते क्यों हैं, क्या ये कभी आपने सोचा है? क्या किसी फूल को खिलते देखा है और आपको अचंभा हुआ है कि उसे कैसे पता चलता है कि उसे कब खिलना है? ये देखिए, नई नई चीज़ें हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों चमकते हैं, फूल क्यों खिलते हैं, और फूल को फिर कैसे पता कि उसे 2 दिन बाद खिलना है या 4 दिन बाद खिलना है या 1 महीने बाद खिलना है, ये सब कैसे पता चलता है? ये सब जो है, जिस तारों का चमकना या फूल का खिलना, इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये सब विज्ञान से ही संभव है। विज्ञान से ही हमें पता लगता है कि तारे चमकते क्यों हैं या फिर फूल को कब खिलना है। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जो विज्ञान द्वारा उजागर होते हैं। विज्ञान द्वारा पता लगता है कि ऐसा क्यों होता है। ये कुछ ही उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। विज्ञान सर्वत्र है, सब जगह है विज्ञान।
कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ विज्ञान नहीं है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक विज्ञान है। महासागर से लेकर अंतरिक्ष तक विज्ञान है। और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। रसोई में जो खाना बनाते हैं वो क्यों पकाते हैं, उसे काटा क्यों जाता है, उसे धोया क्यों जाता है, और उसमें मसाले क्यों डाले जाते हैं। यह जो खेल का मैदान है, खेल का मैदान जो है कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, या किसी में कूदना पड़ता है, किसी में भागना पड़ता है। तो इस तरह से ये अद्भुत खोजें हैं जो है वो विज्ञान से ही संभव हुई हैं, और इन्हीं अकल्पनीय स्थानों में खोजें होती रहती हैं। यहाँ पर देखिए ये है पर्वतीय क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये पर्वत हैं और ये हरी भरी हरियाली इधर, और इधर देखिए मरुस्थल है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, यहाँ रेत ही रेत है। यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे पेड़ पौधे हैं। और इसके बाद यहाँ पर महासागर है, ये पानी है बहुत सारा, और इधर ये नारियल के पेड़ हैं और यहाँ पर चट्टानें हैं। इसी तरह यहाँ पर देखिए समुद्र के अंदर, ये समुद्र के अंदर का दृश्य है। यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, फूल भी हैं, मछलियाँ भी हैं, और ये है मंदाकिनी आकाशगंगा, ये है आकाश का चित्र, आकाश में आकाश गंगा का चित्र है ये। तो यहाँ पर देखिए इसके फोटो भी हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी हमें देखने को मिलता है, मरुस्थल भी हमें देखने को मिलते हैं, समुद्र तट भी देखने को मिलते हैं, और समुद्र के भीतर का दृश्य भी विज्ञान से, समुद्र के भीतर जाकर दृश्य कैसे ले सकते हैं, फ़ोटो कैसे खींच सकते हैं, तो विज्ञान द्वारा ही समुद्र के अंदर जाकर भी फ़ोटो खींचे जा सकते हैं। ये देखिए मंदाकिनी का फ़ोटो खींचना भी विज्ञान है, विज्ञान द्वारा ही फ़ोटो खींचना संभव हुआ है। तो देखिए आकाशगंगा का फ़ोटो है ये। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। विज्ञान एक व्यापक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी और अंतहीन, जिसका अंत ही नहीं हो, ऐसी पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई बहुत सारी जो खोजें हैं, बहुत सारी तो हो चुकी हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा खोजें करनी बाकी हैं। जैसे जैसे नई नई खोजें होती रहती हैं, वैसे वैसे और हमें हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, और वैज्ञानिकों द्वारा और ज़्यादा खोजें की जाती रहती हैं। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती हैं, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। तो देखिए हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज, मैंने अभी बताया है, जैसे जैसे नई खोजें होती रहती हैं, आगे भी उससे से संबंधित और ज़्यादा खोजें होती रहती हैं, और यही इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जब हम एक टुकड़ा, अगर पहेली का एक टुकड़ा जोड़ देते हैं, तो हम दूसरा टुकड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से विज्ञान में फिर नई खोजें करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हम अग्रसर होते रहते हैं। इस तरह से विज्ञान द्वारा हम नई खोजें करते रहते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं, इस तरह की पहेली की कोई सीमा नहीं, मतलब विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, हम बहुत कुछ खोज सकते हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। क्योंकि ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, और ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। नए नए प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं, और फिर नई नई खोजें होती रहती हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है, और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। जब भी हम कोई भी पहेली सोल्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक पहेली है, उसमें कोई टुकड़ा जोड़ना है, उसमें बहुत सारे टुकड़ों से एक पिक्चर बनानी है जोड़ जोड़ कर। तो हम देखते हैं कि कई बार पहेली का टुकड़ा अगर गलत जुड़ जाता है, तो उसे वहाँ से निकालकर दूसरी जगह पर जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती हैं। तो ऐसे फिर हम और दिमाग लगाते हैं कि ये टुकड़ा कहाँ पर जोड़ना होगा। जैसे मान लीजिए ये एक गत्ता है, और इसके कर दिए हैं टुकड़े। अब देखिए इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और हमें ये फिर गत्ता इन टुकड़ों से जोड़कर दोबारा बनाना है। अगर हम एक की जगह, अगर एक टुकड़े की जगह अगर हम 5 लगा दें, ये 5 ये वाला हिस्सा, तो फिर ये तो सोल्व नहीं होगी।
तो फिर हम दिमाग लगाएंगे कि ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं बन रही है, तो हम दूसरा टुकड़ा जोड़ कर देखते हैं, और 5 अगर अगर एक जुड़ जाता है इसकी जगह तो ये पहली सही हो जाती है। तो इस तरह से नई नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती रहती है। जैसे जैसे हम दिमाग का इस्तेमाल करते रहते हैं, नई नई खोजें होती रहती हैं और हमारी समझ बढ़ती रहती है। प्रैक्टिस करने से हमारी समझ बढ़ती रहती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। जैसे जैसे किताब हम पढ़ेंगे, ये जिज्ञासा किताब, हमारे सामने अनेक रोचक विचार आते रहेंगे। आप कई नए नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। जब नई नई खोज करेंगे तो नई नई जानकारी मिलेगी हमें, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब हमें, जब हम नई नई खोजें करेंगे तब हमें यह भी समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जो विचार जिससे हमने नई खोज करी है वे सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमें जानने को मिलेगा, ये हमारे समझ में आएगा। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। अपनी पृथ्वी, इस यात्रा को आरंभ करते हैं मतलब नई खोजें करनी शुरू करते हैं। अपनी पृथ्वी से इस यात्रा को आरंभ करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जिस पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। और ग्रह जो हैं उन पर पेड़ पौधे जीव जंतु नहीं हैं, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सभी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं जो कि जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। इसलिए सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, क्योंकि इसी ग्रह पर सभी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, सभी ऐसी आवश्यक वस्तुएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है, वायुमंडल है, जैवमंडल है, स्थलमंडल है, जलमंडल है, ये सभी पर्यावरण के हिस्से हैं, तो इनकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पृथ्वी पर एक जैसा जीवन नहीं है, पृथ्वी पर बहुत तरह का जीवन है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तरह के हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के, और जंतु हैं वे भी विभिन्न प्रकार के। तो इस तरह से जो जीवन है पृथ्वी पर वो अद्भुत विविधता वाला जीवन है। अद्भुत विविधता वाला मतलब अनोखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जंतु हैं जिनको हमने पूरे जीवन में नहीं देखा। अगर हमें देखने का मौका मिलता है तो बहुत ही अद्भुत लगता है, अनोखा लगता है। पृथ्वी पर जो जीव जंतु या पौधों की विविधता है वो अद्भुत है, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके। और ये जीव जंतु और पेड़ पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए, फल फूलने के लिए सफल हैं। जैसे कि मरुस्थल में कोई जीव जो है वो मरुस्थल में रहता है, कोई जीव ठंडे इलाके में भी रह सकता है, कोई पेड़ पौधे मरुस्थल में जीवित रह सकते हैं और कोई समुद्र में रह सकते हैं। तो इस तरह से तरह तरह के जो जीव जंतु हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल रहते हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। देखिए, जब हम बीज बोते हैं किसी भी पौधे का, अगर हम बीज बोते हैं तो पौधा बन जाता है, ये हमने देखा है क्योंकि हम बीज बोते रहते हैं। किसी भी इल्ली या कैटरपिलर को एक सुंदर तितली बनते हुए भी देखा होगा, और ऐसे अनेक अवलोकन भी किए होंगे। बहुत सारी ऐसी नई नई घटनाएं भी आपने देखी होंगी जिससे नई नई चीज़ें बनती रहती हैं, नए नए जीव बनते रहते हैं या नए नए पौधे बनते रहते हैं। देखिए, अगर कैटरपिलर नहीं देखा है तो आपने चिड़िया के बच्चे जरूर देखे होंगे। चिड़िया अंडे देती है और उससे फिर बच्चे बनते हैं, ये तो आपने ज़रूर देखा होगा। और कुत्तों के बच्चे जरूर देखे होंगे, छोटे से बड़े होते हुए। बिल्ली के जरूर देखे होंगे, खरगोश के बच्चे देखे होंगे। तो इस तरह से ऐसे अनेक अवलोकन जरूर किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, ये भी आपके दिमाग में जरूर प्रश्न आया होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है रेशम का कीड़ा, और यहाँ पर छोटा सा पौधा है जो कि बीज से बना है। यहाँ छोटा सा बच्चा है इस गाय का, और ये छोटे हैं अभी, और हम देखेंगे कि कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये बड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये हमारी नज़रों के सामने ही
काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरह से इनकी शरीर की वृद्धि भी हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव और भी हैं जिनको हम दैनिक जीवन में डेली देखते रहते हैं और उनकी वृद्धि भी होती रहती है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि या विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये बड़े कैसे होते हैं? पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, जीव जंतुओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन खाकर ये वृद्धि करते हैं, इनके शरीर का विकास होता है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है। हमारे देश में बहुत तरह का भोजन मिलता है, बहुत तरह की खाद्य सामग्रियाँ मिलती हैं और उनसे अत्यंत स्वादिष्ट भोजन व्यंजन बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर कोई खाद्य सामग्री उपजती है, कहीं पर कोई खाद्य सामग्री उपजती है और क्षेत्र के हिसाब से ही खाद्य व्यंजन बनाए जाते हैं, खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारे भारत देश में विविध प्रकार के भोजन अत्यंत मन भावन होते हैं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनसे बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। देखिए, मैंने बता दिया पहले ही कि हमारे जो देश है उसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर हम जाते हैं तो अलग तरह का खाना हमें खाने को मिलता है और उनको बनाने की विशेष विधियां भी होती हैं जिससे कि वो अलग तरह का बन जाता है। तो विभिन्न प्रकार के पकवान भी मिलते हैं, विभिन्न प्रकार से वो बनाए जाते हैं, इसलिए उनकी विभिन्नता भी अलग अलग होती है क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। वे सब किससे बनते हैं और हम इसे कैसे पता करेंगे? तो देखिए, मान लीजिए जो चावल है, चावल से इडली भी बनती है, डोसा भी बनता है और चावल भी बनते हैं, बिरयानी भी बनती है। तो एक ही अनाज से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। बनाने का तरीका अलग अलग होता है और विशिष्ट विधियां होती हैं जिनसे कि ये जो व्यंजन हैं वो कई प्रकार के बनते हैं। तो देखिए, ये जो है विशिष्ट विधियां, इनका हमें कैसे पता लगता है कि ये कैसे बनाए जाते हैं? हम देख देख कर सीख जाते हैं। हम देखते हैं और एक दूसरे से पूछ कर भी सीख जाते हैं कि ये व्यंजन कैसे बनता है। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसके साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल भी एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े हैं, भागे हैं या कूदे हैं? आप जरूर नहाए होंगे बारिश में और भागे दौड़े जरूर होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? ये भी हमें विज्ञान से ही पता लगता है कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर भाप बन जाता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दी में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? हाँ, ज़रूर आता है। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं? कभी पानी हमें गर्म लगता है और वही पानी हमें ठंडा भी लगता है। सर्दियों में तो हमें वो पानी ठंडा लगता है और गर्मियों में गर्म लगता है। चाहे वह जल हो या ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान हो, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। देखिए, पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है हम कैसे पता करते हैं? थोड़ा सा टच करके देखते हैं, पानी में हाथ डाल कर देखते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हमें भाप निकलती हुई दिखाई देती है। और किसी को अगर बुखार है तो हमें कैसे पता लगता है कि इसको कितना बुखार है या कोई वस्तु कितनी गर्म है? ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें शरीर के तापमान का तो थर्मामीटर से पता लगता है। और जो जल कितना गर्म है ये हम देखकर भी बता सकते हैं अगर भाप निकलती है, और अगर थोड़ा बहुत गर्म है तो हमें टच करके देखना पड़ेगा। तो ये सब कि कैसे चेक करेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे, ये सब विज्ञान से ही संभव हुआ है। देखिए, ये बादल हैं और यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर धूप भी निकली हुई है, बारिश भी हो रही है। यहाँ पर बादल हैं, यहाँ पर बारिश हुई है, यहाँ पहाड़ हैं। बर्फ़ पिघलकर ये पानी यहाँ पर आ गया नदियों में और फिर समुद्र में चला गया है। इस तरह से समुद्र भी बन जाते हैं। बादलों से बारिश आती है और बारिश का पानी फिर समुद्र में चला जाता है और फिर ऊपर उड़ता है और बादलों में चला जाता है। तो इस तरह से ये सब जानकारी भी विज्ञान द्वारा ही हमें मिलती है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं भी हैं। जिस कागज़ पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबड़, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास मिलती हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं हमारे आसपास हैं। ये सब किससे बनी हैं?
देखिए कोई भी वस्तु कागज़ से बनी है, ये धातु से बनी है, ये प्लास्टिक से बनी है, ये रबड़ जो है रबड़ से बना है, और चुंबक 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 से बना है, लोहे से बना है। हमारे पहनने वाले कपड़े कपड़े से बने हैं। तो इस तरह से ये जो है ये वस्तुएं किस से बनी है? अलग अलग पदार्थ से बनी है। क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हाँ, ये विभिन्न पदार्थों से बनी है। हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं, ये भी हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। इस पाठ में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन सभी के उत्तर हमें आगे जो अध्याय हैं, आगे जो पाठ हैं उनमें मिल जाएंगे। जैसे जैसे पाठ पढ़ते जाएंगे इनके उत्तर हमें मिलते जाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे ये देख रहे हैं कि तारे रात को क्यों चमकते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते। देखिए मैंने भी बताया है, इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए नहीं है, और भी पृथ्वी से बाहर भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। इस पुस्तक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी जानते जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते भी जाएंगे। और ये प्रश्न सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं, पृथ्वी से बाहर की वस्तुओं के बारे में भी हमारे मस्तिष्क में आते रहेंगे। हम उससे परे मतलब पृथ्वी से परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सिर्फ पृथ्वी के बारे में नहीं, पृथ्वी से अलग जो ये तारे चमकते हैं आसमान में, इनके बारे में भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे ये रात को ही क्यों चमकते हैं, तारे चमकते क्यों हैं, तारे इतने सारे क्यों होते हैं, तारे छोटे क्यों होते हैं, बड़े क्यों होते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तो इस तरह से हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे और इनके बारे में हम पूछ सकते हैं। तो चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं या मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, मतलब किसी पत्ती के बारे में जानना हो या वस्तुएं कैसे गति करती हैं या मूंगफली के छिलके को कैसे अलग किया जाता है, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा ही संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और हमें जानने की इच्छा भी होगी और आगे जानने की इच्छा भी होगी और हमारे मन में नए प्रश्न भी पैदा होंगे। जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न भी पैदा होंगे और बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस पुस्तक की सहायता से हम क्या खोजेंगे। इस पुस्तक की सहायता से हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय हमारी जानने की इच्छा को जागृत करेगा और हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी वस्तु का अवलोकन करके, मतलब हमारे मन में किसी भी घटना के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर प्रश्न उठता है तो हम उसका अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे और फिर लिख लेंगे। जो जो हमने देखा है या जो जो देखने से हमने समझा है वो उनको लिख लेंगे और फिर उससे कुछ हद तक हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चाहे आपने ध्यान न दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है तो आप क्या करेंगे? आप उसको देखेंगे कि मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया है। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी, तो फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर देखते हैं और रिफिल की स्याही चेक करते हैं। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए आप देखते हैं कि स्याही तो खत्म नहीं हुई है, तो फिर क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। तो फिर आपको लगेगा कि स्याही तो है लेकिन सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। हम जो रिफिल है उसमें फूंक मारने की कोशिश करते हैं और अगर फिर चलने लग जाता है तो इसका मतलब स्याही सूखी भी नहीं है, बीच में थोड़ी सी हवा आ गई होगी। तो इस तरह से हम अनेक प्रश्नों का उत्तर अपने आप ही ढूंढते रहते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता, फिर भी हम अनेक प्रश्नों के उत्तर खुद ही ढूंढते रहते हैं।
वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। देखिए, विज्ञान इसी तरह कार्य करता है और विज्ञान की इस विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। पहले मान लीजिए हमारा पेन चल नहीं रहा है, वो आगे हमारे सामने समस्या, फिर हम उसको देखते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, फिर हम उसको मान लीजिए हमने सोचा कि ये इसकी स्याही समाप्त हो गई होगी, फिर हमने पेन को खोला है, फिर हम उसको चेक करते हैं, फिर हम उसको अवलोकन करते हैं। पहले तो समस्या आती है, फिर हम उसको देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये समस्या आई है, फिर हम उसका अवलोकन करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या कमी हो सकती है, और फिर हम करके देखते हैं। अवलोकन करने के बाद हम अपना जो है हमारी जो समझ में आता है उसके हिसाब से उस कार्य को करके देखते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो होता है वैज्ञानिक विधि। मतलब एक वैज्ञानिक विधि, जो वैज्ञानिक जो होते हैं वो भी इसी विधि से कार्य करते हैं। पहले तो समस्या देखते हैं कि क्या समस्या है, फिर उस समस्या के समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो सभी चीज़ें देखते हैं, उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, फिर समझते हैं, फिर उन सभी वस्तुओं को उनका अवलोकन करते हैं कि क्या ऐसे किया जा सकता है, इस समस्या का समाधान ऐसे किया जाता है, फिर कार्य करके देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है इसकी जांच करने के बाद यह अनुमान अगर सही नहीं है तो फिर हम कुछ और प्रयास करते हैं, नहीं होता है तो और प्रयास करते हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी एक प्रोसेस हो गई है, पूरी एक विधि हो गई है। तो विज्ञान भी ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, ये एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। वैज्ञानिक विधि, जो वैज्ञानिक होते हैं वो नई खोजें करते हैं, वो भी वैज्ञानिक विधि से ही करते हैं। तो ये देखिए, एक कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया, ये हमने एक वैज्ञानिक विधि से ही इसका समाधान ढूंढा है। तो इसका कारण पता लगाया है, वैज्ञानिक विधि से ही इसका कारण पता लगाया है और फिर उसका समाधान करने की कोशिश करिए। तो इसी तरह से हम बहुत ऐसे कार्य करते हैं, बहुत सारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिनमें वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं। क्रियाकलाप 1 है, आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। जैसे मान लीजिए हमारी साइकिल है और उसका टायर जो है वो पिचक गया है, तो ये हो सकता है कि टायर पंचर हो सकता है या उसमें हवा ख़त्म हो गई होगी। अनुमान लगाते हैं, पहले तो हम उसमें हवा भरवा कर देख लेते हैं। अगर हवा बहुत देर तक रुकती है तो उसमें पंचर नहीं है, और हवा अगर साथ साथ निकल जाती तो इसका मतलब उसमें पंचर है। फिर हम पंचर वाले के पास जाते हैं और फिर टायर में पंचर लगवाते हैं। तो इस तरह से ये सभी चरण कि हमने पहले देखा है, फिर उसमें हवा भरवाई है, ये सभी चरण मिलकर एक हो गई एक वैज्ञानिक विधि। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना या फिर केवल प्रयोग करना नहीं है। मतलब विज्ञान ये नहीं है कि तुमने रट लिया, प्रश्न उत्तर याद कर लिए और कुछ प्रयोग कर लिए, छोटे मोटे प्रयोग कर लिए, ये नहीं है। विज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं है, विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए, जैसे हमने इन चरणों का पालन किया, हमने इन चरणों का पालन किया, चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। विज्ञान सिर्फ रटने की चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रश्न उत्तर याद करने की चीज़ नहीं है। समझने, देखने और अवलोकन करने, और फिर उन अवलोकन करने के बाद समस्या का समाधान करना, यह विज्ञान है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? तो ये चरण तो मैंने बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं। सबसे पहला चरण जो है, सबसे पहले
जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका अवलोकन करते हैं। पहले हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। फिर हम देखकर ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि ये समस्या आ गई है। फिर हम अपने अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि कैसा ऐसा क्या हुआ होगा। ये दूसरा चरण है। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं कि मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि साइकिल का टायर पिचक गया है, तो हम अवलोकन करते हैं, मतलब देखते हैं। तो ये हो गया अवलोकन की टायर पिचक गया है। अब पिचक गया है तो फिर हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि क्या हुआ होगा। फिर हम अनुमान लगाते हैं, उत्तर का अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है हवा निकल गई, टायर में से हवा निकल गई, ये सोचते हैं। फिर इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। फिर हम इसका सत्यापन कैसे करेंगे? टायर में हवा भरेंगे और अगर हवा अधिक देर तक रुक गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर और दूसरा और कुछ इसका प्रयोग करके देखेंगे हम। तो इस अनुमान का हम प्रयोग करते हैं और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। ये देखते हैं कि हमारा अनुमान सही था या गलत था। अगर हवा ज़्यादा देर तक रुक गई है तो हमारा अनुमान सही था, वरना गलत था। इसके बाद अगर गलत था तो हम और प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है। अगर उत्तर प्राप्त हो गया तो समस्या का समाधान हो गया, उत्तर प्राप्त नहीं हो तो और ज़्यादा अवलोकन करेंगे और ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और जब तक हम करते रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। तो इसी तरह से वैज्ञानिक भी काम करते हैं। वैज्ञानिक भी ऐसे ही काम करते हैं। ये देखिए, ये जो चरण है ये है वैज्ञानिक विधि के चरण। इन सभी चरणों का पालन करके कार्य किया जाता है और ये वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। ये मतलब चरण दर चरण किसी भी समस्या का समाधान करना, ये होती है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके ही वैज्ञानिक भी काम करते हैं। इन चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करके ही खोजें करते हैं। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया कि वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? हाँ, मैंने अभी बताया कि हम सभी, कोई भी समस्या हो जाती है तो इन सभी चरणों का प्रयोग जरूर करते हैं, इन सभी चरणों का, और ये एक वैज्ञानिक विधि के ही चरण हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है वो एक वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करता है। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? ये देखिए दाल निकल रही है। तो फिर दाल पकाने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये दाल बाहर निकली क्यों है, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? दिमाग में आया है। अगर पानी था तो फिर चेक करेगा इसको खोलकर। इसको पहले गैस को बंद करते हैं, फिर इसको ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करेंगे, और फिर अगर पानी ज़्यादा था तो पानी को निकालते हैं। तो इस तरह से समस्या का समाधान निकालते हैं। इस तरह से ये साइकिल, देखिए साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर सोचते हैं तो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया है, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति, मतलब जो बिजली का काम करता है, वो व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। अगर कोई भी बल्ब नहीं जलता तो वो भी ऐसे सोचता है कि क्या समस्या है, विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, या फिर इसका स्विच खराब है या बल्ब खराब है। जब हम प्रश्न पूछने या इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा ही कार्य करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। यहाँ पर देखिए प्रश्न था कि कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है क्या वह एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, ये प्रश्न था। तो हाँ, जो भी व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है तो वह वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करता है, वैज्ञानिक जैसे ही कार्य करता है। क्रियाकलाप 2 है, आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का वर्णन करें जहाँ कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। मैंने एक तो साइकिल में पंचर वाली जो प्रक्रिया आपको बताई है वो आप लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई भी ऐसी घटना लिख सकते हैं, ऐसी परिस्थिति लिख सकते हैं जिसमें आपने वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया है। ये आप स्वयं लिखेंगे यहाँ पर। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में
ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक विधि क्या करती है? हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधियों से क्या होता है? वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग करने से क्या होता है? हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने और ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं की बढ़ोतरी होती है। मतलब वैज्ञानिक विधि से हम कार्य करते हैं तो हमारी समस्याओं का हल भी मिल जाता है और नए नए रहस्यों का भी पता लगता है और नए नए रहस्यों का समाधान भी मिल जाता है और इससे फिर हमारी क्षमताएं भी बढ़ती हैं। मतलब हम किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होते हैं। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। विज्ञान को समझने के लिए या सीखने के लिए जिज्ञासु होना जरूरी है। अगर जानने की इच्छा नहीं होगी तो विज्ञान को समझना और सीखना आसान नहीं होगा। और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करना भी जरूरी है। वातावरण में कोई भी घटना होती है या कोई भी जीव जंतु वस्तु वगैरह है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं तो उसका अवलोकन करना भी जरूरी है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। देखिए, जब हम जिज्ञासु होते हैं, हमें जानने की इच्छा होती है तो हम प्रश्न पूछते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती, अपने वातावरण में होने वाली घटनाओं की जानकारी नहीं होती और इसीलिए वो बार बार प्रश्न पूछते रहते हैं। अपने बड़ों से वो हमेशा प्रश्न पूछते ही रहते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं प्रश्न पूछने की जो आदत है वो कम होती जाती है। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। याद रखिए कि इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, यह वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। बहुत सारी वस्तुएं तो वैज्ञानिकों ने खोज ली हैं और हम नहीं जानते कि कितनी ही वस्तुएं अभी खोजनी बाकी हैं। यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। क्रियाकलाप 3 है, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? पहले हम उस वस्तु को देखेंगे और जो भी समस्या आएगी, जो भी हम जानना चाहते हैं उसके बारे में हम प्रश्न पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे? हम उस वस्तु को देखेंगे, समझेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, फिर हम उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और अगर प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिलता, अवलोकन करने पर भी नहीं मिलता है तो हम अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, अध्यापक से पूछ सकते हैं, माता पिता से पूछ सकते हैं या अपने आसपास जो भी हैं उनसे हम उस समस्या के बारे में पूछ सकते हैं और उसका उत्तर हमें मिल भी सकता है और नहीं मिलता है तो फिर हम किसी और से भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी भी समस्या का, किसी भी घटना के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमें हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो हम किसी और से भी पूछ सकते हैं। और इसी तरह से जो वैज्ञानिक होते हैं वे भी अकेले ही खोजें नहीं करते हैं, वे भी बहुत सारे मिलकर आपस में खोजें करते हैं। क्योंकि अगर खोज करनी है तो कोई अवलोकन करेगा तो कुछ प्रश्न उसके दिमाग में आएंगे और दूसरे वैज्ञानिक के दिमाग में कुछ प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिक खोज करते रहते हैं। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अगर ढूंढेंगे तो बहुत सारी खोजें होंगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूह में कार्य करते हैं, इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगे। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। साथ मिलकर बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। संभवतः देखिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये सभी मिलकर प्रयोग कर रहे हैं। आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे, चिंता न करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। अगर 5 वर्षों के लिए मतलब 10th तक, मतलब 10वीं तक तो आप विज्ञान पढ़ोगे ही पढ़ोगे। अगर उससे आगे अगर आप विज्ञान की स्ट्रीम लेते हैं तो आगे तक भी विज्ञान पढ़ोगे। यहाँ पर देखिए बारिश में ये बच्चे नहा रहे हैं और दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंद में खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें।
ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। क्या आप इस विज्ञान की रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, बताओ। हाँ, बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम प्रश्न पूछते रहेंगे तो हमें बहुत सारे उत्तर मिलते रहेंगे और हमें नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी, नए नए रहस्यों के बारे में पता लगता रहेगा। और इसलिए प्रश्न पूछना बंद ना करें, प्रश्न पूछते रहें और विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लेते रहें और खोज करते रहें। तो क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? फिर दोबारा बताएंगे। हाँ, आप विज्ञान की यात्रा के लिए ज़रूर तैयार रहें और आइए इसे आरंभ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आरंभ नहीं करेंगे, ये वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे, वहाँ से हम विज्ञान की यात्रा आरंभ करेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको विज्ञान के बारे में कुछ रोचक लगा है, इस पाठ में हमने इतना सारा पढ़ा है, विज्ञान के बारे में समझा है, वैज्ञानिक विधि के बारे में समझा है, और कुछ भी आपको रोचक लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें बताएं कि आपको क्या रोचक लगा है। अगर आपको समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।